जैन साथियों, एनसीईआरटी के इस इतिहास के अध्याय में आज हम लोग कक्षा 8 के हमारा अतीत में अध्याय 4 आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना की बात करेंगे। वैसे मेरा पहला सवाल है, आदिवासी किसे कहते हैं, दिकू का तात्पर्य क्या है। वैसे इस वीडियो में इस सब प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे कि आज की वीडियो में हम लोग आदिवासी, जनजातीय समूह, झूम कृषि, शिकारी संग्राहक, मध्य भारत में बैगा, पशुपालन, पशुधन विभाग, आदिवासी मुखिया, घुमंतु काश्तकार, इन सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसमें बिरसा मुंडा जी भी सम्मिलित है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह सीरीज इस सीरीज की ये वीडियो ये लेसन का अध्याय का काफ़ी छोटा वीडियो होगा। वैसे हम कोशिश करेंगे प्रत्येक तथ्यों पर फोकस करने का, क्योंकि एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज है ये, खासकर लेनी दुर्गेश की। हम एक एक करके पढ़ेंगे, जहाँ जरूरत पड़े आप इसके लिखते चलिएगा या इनकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमने देखा कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था उससे भगवान ने लोगों की रक्षा, उनकी दिकुओं मतलब अभी ऊपर हमने बात किया, बाहरी लोगों से गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा था। एक शब्द आपको मिला, दिकू। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया, ठीक है। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजाति लोक के रूप में जाना जाता है। आदिवासियों क्या होगा, एक जनजाति लोक के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक हैं। क्या है, एक बहुसंख्यक के रूप में है। जबकि अगर हम यही बात करें आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं। जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक, पूर्वोत्तर राज्य में बहुसंख्यक, जैसे आपका मिजोरम है, जैसे हम आपका क्या है, मिजोरम। भारत सरकार ने भारत के संविधान की 5वीं सूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 5वीं अनुसूची में इन्हें मान्यता भी दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति और जनजाति में रखा जाता है। अक्सर इन्हें देखा गया होगा, अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति और जनजाति में रखा जाता है। तो अब इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जनजाति समूह के बारे में। आइए देखते हैं ये जनजाति समूह क्या है। ये चित्र भी एनसीईआरटी के हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इन्हें देखते ही आपको मन में आदिवासी डायग्राम बन जाता होगा। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। मन जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व में अस्तित्व में था, जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैसेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, आप चाहे इसके साथ नोट्स बनाते चले। मेरे द्वारा क्लासेज ये निःशुल्क होती है। देश हित में, राष्ट्र हित में झूम खेती, ये कई बार आप लोगों ने इसका जिक्र सुना होगा और उम्मीद करते हैं झूम खेती के बारे में आप जानते होंगे। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फलतः कृषि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। तो इसलिए इसे हम झूम कृषि कहा जाता है। अच्छा, भारत के किन क्षेत्रों पर ये झूम कृषि होती है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आज का अध्याय है, जो आज की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबसे प्रमुख रूप से जो फोकस है ये आधुनिक भारत के इतिहास पे फोकस है, इसलिए यहाँ पे झूम कृषि पर फोकस नहीं है। हम चलेंगे और आगे, शिकारी और संग्राहक। अगर हम शिकारी और संग्राहक की बात करें तो आदिवासी मुख्यतः पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। तो शिकारी क्या थे, एक तरह से संग्राहक की भूमिका निभाते थे। यह भी आपको समझ में आ गया होगा जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। हम इसी सेशन में इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत में वैगा। तो सबसे पहले क्या है, वैगा क्या है, एक जनजाति है। उस जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो में देख रहे हैं बने हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वैगा भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी तथा बालाघाट जिलों में वैगा लोग बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं। बिझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय भैना, काड़ भैना, इनकी कुछ उपजातियां हैं। सन
1981 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 2,48,949 थी। तो ये बैगा जो है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको तथ्य को पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की जो सीढ़ी है वो यहाँ से होकर गुजरती है। आगे हम देखेंगे कि औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। ध्यान दीजिएगा, बैगा जो थे खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगा के लिए अपमान की बात थी। वो मजदूरी नहीं करते थे, वो हमेशा जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। अब एक है पशुपालन, क्योंकि देखिए कक्षा 8 के जो एनसीईआरटी का इतिहास है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, ठीक है। तो इसलिए इस पर तथ्यों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे है कि पशुपालन, वैसे पशुपालन तो जानते होंगे, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों या रेवड़े लेकर यहाँ वहाँ जाते रहते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में लावाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस का झुंड पालते थे। कई समुदाय आपको पढ़ने को मिलेंगे जो परीक्षा में कूट वाला, मिलान करने वाला भरने के लिए आदि के रूप में आते हैं। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिए थे और कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो लोग भी सेशन को पढ़ रहे हैं। चलिए इसी सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं। पशुधन विकास विभाग, पशुधन विकास विभाग में भी देख लेते हैं कि देश की ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिससे कृषि पर आश्रित परिवारों को अनुपूरक आय तो प्राप्त होती है, साथ ही पशु उत्पाद प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है। सूखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं जैसे आकस्मिकता के समय पशुधन ही आय का एकमात्र स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है। इस प्रकार पशुधन ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। वैसे पशुधन का मतलब आप क्या समझते हैं, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए सेशन फिर से आगे के अध्याय की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला है खेती। तो खेती में हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों को लगता था कि 19वीं सदी के पहले गोंद और संथाल आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले लोग को अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी था। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, आइए उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। आदिवासी मुखिया, हम बात करेंगे आदिवासी मुखिया का। आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन ने उनकी शक्तियां छीन ली। हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है घुमंतू काश्तकार। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज जो थे वे हमेशा अगर बात करें तो अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसलिए जमीन को माप कर लगान तय कर दिया था, ताकि घुमंतू काश्तकार से भी उन्हें उचित और एकमुश्त और लगातार लगान मिल सके। आगे हम लोगों ने देखा वन कानून, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए टेलीग्राम पर जो भी साथी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, और टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहे, जहाँ सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि सभी लोगों तक एक सीरीज पहुँच जाए। वन कानून, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की बात खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। यानी झूम की खेती करने का, शिकार करने का, फल इकट्ठा करने का इजाज़त नहीं थी। तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन भी घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज जरूरत की इमारती लकड़ी भी पैदा होती थी। स्लीपर, लकड़ी की 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं।
अब व्यापार समस्या क्या थी ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी में भारतीय लिखा, रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी भरकम मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे थे। ठीक है, इसी के साथ अगला जो टॉपिक होगा वो है आपका बिरसा मुंडा। आइए पहले काम की तलाश पढ़ लेते हैं, फिर जो पढ़ेंगे वो है बिरसा मुंडा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 19वीं सदी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे। खदानों से काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। उन्हें 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो यहाँ भी ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। यह आंदोलन के 2 महीनों में महत्वपूर्ण था। आइए दोनों जो महीने थे वो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेज आपको हमेशा निःशुल्क मिलती है, आगे भी मिलती रहेंगी देश हित में, राष्ट्र हित में। पहला तो ये था, इनमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, माने बाहरी लोग। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम है। वैष्णव, विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं और सवाल आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी की जो सीरीज थी यहाँ पे समाप्त हुई इस लेसन की, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना करना। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो इस लेसन का ही हिस्सा है। ठीक है, बिरसा मुंडा। आइए एनसीईआरटी सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है और इस प्रश्न बैंक के साथ इसमें उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इस सीरीज में, इस लेसन में कह रहा है, अंग्रेजों ने आदिवासियों के रूप में वर्णित किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? आदिवासियों को जंगली वो बर्बर के रूप में वर्णित किया। झूम खेती की बीज बोने के तरीकों को क्या कहते थे? ये आपके मन में सवाल आया होगा। इसको बीज बिखेरना कहते थे। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त अंतर्गत आदिवासी मुखिया को स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिल गया ये पूछा जाता है। तो अस्थाई स्वामित्व मिल गया। कैसा मिल गया? अस्थाई, अस्थाई स्वामित्व मिल गया। असम के बागानों और बिहार के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। माने असम के यहाँ पे जो है बागानों को और बिहार के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी अब जाने लगे थे। देखिए यहाँ पर उत्तर भी है, आपके सामने मिल गया। सही और गलत आपको बताना है। तो अब यहाँ पे कह रहा है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते और बीज रोपते थे। तो पहला आप जानते ही हैं, गलत है। व्यापारी संथालों से कृषि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच देते थे। सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं पर यकीन ना करें। ये भी सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पद्धति से बचाए रखना चाहते थे। ये गलत है। तो यहाँ पर हमने इस लेसन के हिसाब से प्रश्नों का उत्तर दे लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? आइए देखते हैं। घुमंतु काश्तकार यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। माने ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों को सामने कौन सी समस्याएं थी? यही थी कि ये यहाँ भटकते रहते हैं, एक जगह ठहर नहीं रहते हैं। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित आय स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन के माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया
किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। आदिवासी झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब तो नहीं रही, लेकिन हाँ, जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों की खेती करना आसान नहीं होता है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें जो उनका परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के बाद अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती करने की छूट भी दे दी गई थी। आप इस प्रश्न के उत्तर को स्क्रीनशॉट तौर पर रख सकते हैं, खुद से भी लिखने का प्रयास और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सवाल है, औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया ताकत में क्या बदलाव है। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गाँवों में जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियाँ छिन गई और ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकतें थी, अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों के काम करने से लाचार हो गए थे। तो औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए, वे हमने इस सेशन में देख लिया। अगला है, दीकू से आदिवासियों को गुस्सा क्यों आए। माने दीकुओं से आदिवासियों को गुस्से के कारण क्या थे। दीकू आदिवासियों के गुस्से के कारण क्या थे। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। दीकुओं ने आदिवासियों की ज़मीन छीन ली। दीकुओं ने आदिवासियों का अधिकार और आज़ादी भी छीन ली थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो दीकुओं ने, तो हम लोगों ने देखा कि जो आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, दीकुओं ने आदिवासियों की ज़मीन छीन ली थी। फिर हमने देखा दीकुओं ने आदिवासियों का अधिकार और आज़ादी भी छीन ली। दीकुओं ने आदिवासियों को गरीब और कर्ज में ढकेल दिया था। आदिवासी लोग उन्हें भारी शैतान मानते थे। यही उनके गुस्सा होने के सबसे प्रमुख कारण भी थे। तो दीकू शब्द आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे विरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह से था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लगी। आइए इस पर भी हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं आपका। विरसा की कल्पना में स्वर्णयुग ऐसा समय था जब मुंडा लोग दीकू के उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त होंगे। बिरसे के स्वर्ण युग का संबंध मुंडा लोगों के अतीत से था। इस युग में मुंडा लोग अच्छी जीवन व्यतीत करते थे। वे तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। पेड़ और बाग लगाते थे और अपना पेट भरने के लिए खेती करते थे। यह वह युग था जब मुंडा अपनी बिरादरी के लोगों तथा सगे संबंधियों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों पर काम करें। तो मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। वे तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित भी करते थे। वे पेड़ बाग लगाते थे, अपना पेट भरने के लिए खेती करते थे। यह वह युग था जब मुंडा अपनी बिरादरी के लोगों तथा सगे संबंधियों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों पर काम करें। आइए, लोगों की कल्पना निम्नलिखित कारणों से आकर्षित कर रही थी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अधिकतर लोग मुंडा को आकर्षक व्यक्तित्व और चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित मानते थे। मुंडा लोग मानते थे कि उनका जीवन काफ़ी अच्छा है, उसी को कायम रखना चाहते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि बिरसा उन्हें दीकुओं से उत्पीड़न से अवश्य ही मुक्ति दिलाएंगे, फिर उन्हें अपनी ज़मीन दोबारा मिल जाएगी। जैसा बिरसा लोगों के सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया, उसी तरह वे भी सत्ता पर अधिकार चाहते थे। इस प्रकार हम लोगों ने आज की जो सीरीज़ थी आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, वो हम लोगों ने पढ़ ली और आखिरी सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर और साझा करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, लोगों को शेयर करिएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क हैं। इसकी नोट्स आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है वहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की सभी NCERT आपको उपलब्ध है।
जी हाँ, सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको समझ में आ गई, यहाँ से सेशन पूरा आपने पढ़ लिया होगा। फिलहाल इस वीडियो की सीरीज आगे आपके लिए बढ़ती रहेगी, तब तक जब तक आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट ना हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।